अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इंतहाई आसान। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहली 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मैं टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट रीड करता हूँ और फिर देखते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को। पेज नंबर है PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर 93। देखिए स्टेटमेंट है अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड। मीटर रॉड आप जानते हैं कि नॉर्मली कपड़े की लेंथ मेजर करने के लिए कपड़े वालों की दुकानों पे जहाँ से कपड़ा खरीदते हैं हम उनके पास मीटर रॉड होता है। कहता है मीटर रॉड, और ज़्यादातर लैब्स के अंदर भी होता है, फिजिक्स लैब के अंदर। अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट। एक मीटर रॉड को मिडल पॉइंट पे सपोर्ट किया गया है और उस पॉइंट का नाम है O। आइए डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक मीटर रॉड है कुछ इस तरह से जिसे पॉइंट O पे सपोर्ट किया गया है, पूरा 1 मीटर लेंथ का है। या नॉर्मली ये लैब्स के अंदर और आपको कपड़े वाली दुकानों पे नज़र आएगा, जो कपड़ा फरोश है उनकी दुकानों पे। जी, मिडल पॉइंट O पे से सपोर्ट किया गया है, इस तरह से इसे बैलेंस किया गया इस जगह पे। इस जगह का नाम है O। अच्छा, अब कैसे सपोर्ट किया गया है? शोन इन द फिगर, तस्वीर जो बुक पे बनी हुई है पेज 93 पे। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B। जो ब्लॉक है बिल्कुल एंड पे सिरे पे एक ब्लॉक है जिसका वज़न कितना है 10 न्यूटन, वो लटकाया गया है रस्सी से, वटेवर स्केल के साथ, इस मीटर रॉड के साथ वज़न कितना 10 न्यूटन हैंग कर दिया गया है। इस जगह का नाम है B। डायग्राम उसके साथ दी। अब 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A, इसकी पोजीशन कितनी है, ये कितना फासला है O से, जिस जगह ये बैलेंस है उस जगह से इसका फासला उसने दिया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर OB है, OB की वैल्यू है जी। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेज इट एट पॉइंट A। बताइए एक A पॉइंट पे ब्लॉक है, O के करीब ब्लॉक है, ज़रा उससे आप शक्ल में देख सकते हैं थोड़ा हैवियर है। कहता है उसका वज़न बताइए जो इस वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। याद रहे वेट वाले W को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल W से लिखते हैं, जबकि वर्क वाला W कैपिटल होता है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। W1 मालूम करना है और इसका फासला, इस जगह का नाम है OA, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। जिस जगह बैलेंस हुआ है वहाँ से इस जगह का फासला जहाँ वेट हैंग किया वो है 25 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं चीज़ें बैलेंस कब होती हैं, जब लेफ़्ट और राइट साइड पे पैदा होने वाले टॉर्क्स इक्वल हों। यानी जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या इनका सम रिजल्टेंट 0 के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट और राइट साइड बराबर होने का क्या मतलब है, लेफ्ट और राइट साइड बराबर होने का क्या मतलब है, 2 - 2 = 0। वो वाली रकम इधर आके क्या कर देगी, 0 आंसर दे देगी। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मूवमेंट आप जानते हैं टॉर्क है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स है, टॉर्क इस साइड का, टॉर्क इस साइड का, मूवमेंट इस साइड का, मूवमेंट इस साइड का, आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आइए देख लेते हैं गिवन क्या क्या है, हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है वो क्या है जी, OB कितना है 40 सेंटीमीटर, W2 वहाँ पे हैंग किया हुआ वज़न कितना है 10 न्यूटन। उसके अलावा कहता है OA भी दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रहा हूँ O से, वेट का वेट इज़ 25 सेंटीमीटर। मालूम क्या कीजिए, मालूम क्या कीजिए, W1 मालूम कीजिए। यहाँ जो वेट हैंग किया है जो इसको बैलेंस करेगा, ऊपर नीचे नहीं होने देगा बल्कि अपनी इस O पे बैलेंस करेगा, उस W1 की कीमत फाइंड करिए जी। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला है इससे प्रीवियस टॉपिक और वो था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, मूवमेंट है तो जस्ट एक आएगा, इट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, मूवमेंट मीन्स टॉर्क टर्निंग इफेक्ट, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। अब बताइए
क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट ये रहा, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में वो किसके बराबर है वो हम जानते हैं, मूवमेंट होता है मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। क्या रहा इस तरफ मूवमेंट आर्म ओ बी, मैं फार्मूले के अंदर ये लिख देता हूँ ओ बी मल्टीप्लाई बाय W2 फोर्स। जबकि एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करें तो आपके सामने क्या आएगा, ओ ए मूवमेंट आर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला परपेंडिकुलर, जिस जगह फोर्स लगती है वहाँ तक फासले को मूवमेंट आर्म कहते हैं, और जिस जगह फोर्स लगती है दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो कितना है W1। ये फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें से मिसिंग क्या है, ओ बी भी गिवन है, W2 भी गिवन है, ओ ए भी गिवन है, ये मिसिंग है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आइए फिर सोल्यूशन करते हैं, इनकी कीमतें जस्ट पुट करेंगे और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। भाई सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में करने के लिए हम जानते हैं 100 से डिवाइड 0.4 मीटर, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड 0.25। SI यूनिट में करना ज़रूरी है, ये SI यूनिट में है तो बाकी भी SI यूनिट के अंदर। तो भाई सोल्यूशन के अंदर मैं फार्मूला OB मल्टीप्लाई बाय W2 इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाई बाय W1, इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। जो चीज़ मालूम करनी है उसे उस साइड पे रहने दीजिए। W1 किसके बराबर आ गया, OB मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर OA। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। W1 मैंने इस तरफ लिख लिया, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। OB की जगह 0.4, कौन सा फार्मूला यूज़ किया, फिर रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यूज़ किया, जिसके मुताबिक क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा 16, और वेट का यूनिट फोर्स वाला है दैट इज़ न्यूटन। ये है फोर्स 16 न्यूटन, जो क्या करेगी इस वेट को बैलेंस करेगी, और नतीजा ये 16 न्यूटन जो मालूम करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये थी एग्जाम्पल 4.4 इस चैप्टर की, इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है, डायग्राम देख के आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं अपने ज़हन में रखना कि डायग्राम वाली नहीं आती, ये नहीं आती। अगर स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है तो ना करिए, वरना ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट ईयर्स के अंदर भी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं 4.5 की तरफ। जी तो बच्चों, पेज नंबर 98 पे है एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4.5। रीड करता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर। एक रस्सी के साथ एक ब्लॉक क्या किया गया, हैंग किया गया, लटकाया गया है। कहता है तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तस्वीर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वैसे भी पूछ सकता है कि एक कॉर्ड के साथ, रस्सी के साथ एक वेट हैंग किया गया है, और वेट कितना है, वेट है उसका 10 न्यूटन। ये रही कॉर्ड, रस्सी, डोरी, उसके साथ हमने मजबूती से बांध के हैंग किया। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। बताइए इस डोरी, रस्सी के अंदर कितनी टेंशन है वो बताइए। देखिए, जो मुझे गिवन चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ मुझे गिवन इस डायग्राम से नज़र आ रही है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ सिर्फ पता चली, वो है जो वेट मैंने हैंग किया हुआ है कॉर्ड के साथ, उस कॉर्ड के साथ वेट कितना है, 10 न्यूटन। और पूछ क्या लिया है, कहता है बताइए रस्सी के अंदर तनाव, खिंचाव, अपवर्ड। हम जानते हैं डायग्राम में नज़र आ रहा है कि तनाव किस तरफ होगा, अपवर्ड होगा, वो बताइए। देखिए, हमने इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ा है। इक्विलिब्रियम की 2 शराइत थी, उनमें से पहली शर्त ये थी, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में देखते हो तो ये आपको इक्विलिब्रियम में नज़र आएगी, ना ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर होने का मतलब ये है कि सारे x कंपोनेंट का रिजल्ट 0 है और सारी फोर्सेस के y कंपोनेंट का आंसर 0 है। देखिए, इसका मतलब जो फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे, उन फार्मूलाज के अंदर क्या है, fx, सम ऑफ fx इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ fy 0। फोर्स के 0 होने का मतलब ये है कि सारी फोर्सेस के x कंपोनेंट और सारी फोर्सेस के y कंपोनेंट 0 के बराबर हैं। अब ज़रा गौर करिए, इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। ये इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है कि सारी फोर्सेस 0 होने का मतलब है सारी फोर्सेस के x कंपोनेंट भी 0, सारी फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का मजमूआ भी 0। अब क्या करूँगा मैं, पहले तो सम ऑफ फोर्सेस x लिखता हूँ। क्या आपको यहाँ पे है कहीं x एक्सिस में फोर्स लगती नज़र आ रही है?
एक्स एक्सिस होता है ये हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसी किस्म की फोर्स नज़र आ रही है? नहीं, हमें तो फोर्स नज़र आ रही है वर्टिकल, एक नीचे एक ऊपर, वेट नीचे टेंशन ऊपर। इसका मतलब एक्स एक्सिस तरफ फोर्सेस का रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। ये हमें किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे सकता, हम यहाँ से सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे तो सारी फोर्सेस का रिजल्ट ज़ीरो है। इसका मतलब मुझे आंसर मिलने वाले हैं इस वाले फार्मूले से, इस रिलेशन से, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के इस वाले हिस्से से, और वो क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस के वाई कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर। अब बताइए फोर्सेस कितनी हैं? दो, एक वेट दूसरी टेंशन, ये भी न्यूटन में ये भी न्यूटन में, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। बताइए अब क्या पढ़ा था हमने? इसका मतलब सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट, कितनी फोर्सेस हैं? दो, दोनों के वाई कंपोनेंट्स नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? इसका वाई इसका वाई, इनके रिजल्ट किसके बराबर है? ज़ीरो। याद रखिए जो फोर्स अपवर्ड होती है वो पॉजिटिव, और दूसरी फोर्स जो डाउनवर्ड होती है उसे क्या लिया जाता है? नेगेटिव। सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। कौन सी फोर्सेस, कौन से कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। ये किस एक्सिस में है? वर्टिकल एक्सिस है ना, तो दोनों वर्टिकल में। इसका मतलब ये फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स हैं, वेट का वाई टेंशन का वाई। इस दोनों में क्या आएगा? वाई में कौन कौन आ जाएगा? टेंशन भी वाई में आ जाएगा, वेट भी वाई में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस के अंदर हैं। अब टेंशन पॉजिटिव क्यों ली है, वेट नेगेटिव क्यों ली है? क्योंकि जो फोर्स अपवर्ड होती है, ये कन्वेंशन है, रवायत है, रूल है कि जो अपवर्ड फोर्स होती है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि डाउनवर्ड फोर्स को क्या लिया जाता है? नेगेटिव। और इनका मजमुआ किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर। यहाँ से क्या पता चला? वेट उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बताइए क्या वेट की कीमत दी नहीं उसने? वेट कितना था? 10। लाइए वेट की कीमत यहाँ लाके पुट कर दीजिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ W। यहाँ पुट करें तो क्या आंसर आ गया? W की या 10 पुट करेंगे तो टेंशन का आंसर भी क्या आ गया? 10। तो भाई जितना वज़न होगा, जितना उस ब्लॉक का वज़न होगा, क्या रस्सी क्या कॉर्ड उतना ही टेंशन, उतनी ही टेंशन महसूस नहीं करेगी। 10 न्यूटन ब्लॉक का वेट है, टेंशन भी कितनी आई? 10 न्यूटन। हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ की, उसका भी कौन सा? वाई कंपोनेंट्स वाला रिजल्ट ज़ीरो, क्योंकि एक्स पे तो फोर्सेस लग ही नहीं रही, वाई की तरफ लग रही हैं, नीचे और ऊपर की तरफ। ये थी एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 4.5। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4.6 की जाने। तो बच्चों लास्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं यूनिट की, दैट इज़ एग्जाम्पल 4.6। आइए रीड करते हैं टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 99 से। A uniform rod of length 1.5 meter is placed on a wedge। एक बैलेंस करने वाली चीज़ के ऊपर उसे बैलेंस किया गया हुआ है, और कितनी दूर जी? एट 0.5 मीटर फ्राम इट्स वन एंड। पहले तो सबसे देखिए यूनिफॉर्म रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं भी उसका साइज़ मोटा और बारीक नहीं है, बिल्कुल एक जैसा रॉड है, और 1.5 मीटर है। हम 1.5 मीटर का ही बना लेते हैं, गालवन इतना होता है 1.5 मीटर, कुछ इतना सा तो हो गई, ठीक है। 1.5 मीटर, इससे भी चलें लेंथ ही होगा। यूनिफॉर्म एक वेज के ऊपर इसे बैलेंस किया गया है, और इसका मतलब इसकी पूरी की पूरी, इस जगह का नाम A, इस जगह का नाम B, इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 मीटर। प्लेस ओवर वेज एट 0.5 मीटर। जो वेज है वो जहाँ इसे बैलेंस किया गया है वो 0.5 मीटर, हाफ मीटर पे, इस जगह पे, इस जगह का नाम हम जानते हैं, जहाँ बैलेंस किया जाता है उस जगह का नाम O होता है, और वो उसका A से नियर एंड जो है उससे फासला कितना है? दैट इज़ AO कितना है? 0.5 मीटर। A force of 100 Newton is applied at one of its end near the wedge to keep it horizontal। एक नियर एंड, इसका नियर एंड यही बनता है 0.5 मीटर का, ना कि वो बनता है नियर एंड पे एक फोर्स लगाई गई है कितने न्यूटन की? 100 न्यूटन की, ताकि इसे क्या किया जा सके? फोर्स किस तरफ गिर रहा होगा? उस तरफ गिर रहा होगा, बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा। इसे बैलेंस करने के लिए, हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, बिल्कुल ऐसा स्टेट रखने के लिए कितनी फोर्स लगाई गई? 100 न्यूटन की फोर्स नियर एंड पे, इस वेज के नियर एंड पे फोर्स लगाई गई। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। बताइए इस रॉड का वजन कितना है? आप जानते हैं वेट हमेशा कहाँ पे होता है? सेंटर पे, बॉडीज़ के सेंटर पे। अब रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड के सीन में यहाँ पे सेंटर में वेट है, और वेट का किस तरफ होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। एक तो कहता है इसका वेट बताइए, वो क्या है? वेट हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ इसका वेट एक्ट कर रहा है, वो वज़न बताना है। और रिएक्शन की फोर्स, देखिए
रिएक्शन की फोर्स कहाँ होगी, जहाँ एक्शन की फोर्स है, एक्शन की फोर्स यहाँ पे है, रिएक्शन की फोर्स भी वेज के ऊपर होगी, ये हमें मालूम करनी है। एक रिएक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स को बच्चों आर के साथ जाहिर किया जाता है। रिएक्शन की फोर्स, ये रही एक्शन की फोर्स, ये रही रिएक्शन की फोर्स। वैसे तो तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, हमें रिएक्शन की फोर्स जाननी है जो यहाँ पे इस वेज के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। तो दो सवाल हैं जी। आइए इसके अलावा जो डेटा हमें पता चलता है वो लिखते हैं। गिवन जो है इसमें कंफ्यूजिंग होता है ये न्यूमेरिकल बच्चों के लिए ज़्यादातर। देखिए किस कदर आसान बना दूंगा। फोर्स सबसे पहले लिखिए कितनी है, 100 न्यूटन। नियर वेज का फासला कितना है, ओ ए नाम दे लें ज़्यादा बेहतर है। ओ ए कितना है, 0.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद ए से लेके बी तक वो भी फासला लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। पूरे रॉड का फासला या लेंथ दैट इज़ 1.5 मीटर। अब अगर मुझे पता चलाना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, वो तो श्योर है, वो तो हाफ होगा ए से लेके जी तक, वो तो मुझे पता है कितना होना है ए से लेके जी तक और बी से लेके ए से लेके जी तक और बी से लेके जी तक, ये फासले तो सेम है। सेंटर है ना जी, 1.5 का सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे वेट लाई कर रहा है। ए जी और बी जी की कीमतें आपस में बराबर हैं और वो कितनी है, 1.5 को 2 से डिवाइड करिए, 0.75 मीटर इन पूरे रॉड का सेंटर है जहाँ पे ये पॉइंट है जी। तो ए जी और बी जी की कीमत आपस में कितनी है, इसका हाफ जहाँ पे वेट लाई कर रहा है सेंटर पे, सेंटर दोनों का मिड है जी, ये पता चल गया। इसके अलावा अगर आपको ओ जी पता करवाना हो जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस वेज से कितना फासला है, तो गौर करिएगा। मुझे ए जी पता है, ओ जी अगर मुझे पता चलाना हो, ये फासला पता चलाना हो तो कैसे निकलेगा। टोटल यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ तक जो लेंथ है उसमें से ए ओ माइनस कर दिया जाए। ओ जी पता चलाना है तो कैसे चलेगा, ए से लेके जी तक, इसमें से अगर ए से लेके ओ तक माइनस कर दिया जाए क्योंकि इन दोनों की कीमतें पता है। तो बताइए ज़रा ए से लेके जी तक कितना है, अभी लिखा है ए से लेके जी तक 0.75 माइनस ए से लेके ओ तक कितना है, ओ ए लिख लो या ए ओ लिख लो, कितनी वैल्यू आई है 0.5। ये 0.75 0.5 माइनस किया तो आंसर आया 0.25। ओ जी की कीमत आ गई। क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वेज से ये फासला, वेज से ये फासला, ये क्या होते हैं, मूवमेंट आर्म्स होते हैं। और मूवमेंट आर्म्स तो चाहिए भाई, अगर आपको क्या क्या मालूम करना हो, वेट मालूम करना हो, वेट इज़ अ फोर्स, रिएक्शन मालूम करना हो, रिएक्शन इज़ अ फोर्स। तो फोर्सेस मालूम करने के लिए हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रखी है, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। वहाँ मूवमेंट आर्म फोर्स, मूवमेंट आर्म फोर्स, मूवमेंट आर्म फोर्स, फोर्स है। मूवमेंट आर्म चाहिए तो इसलिए मूवमेंट आर्म की कीमतें पहले मैंने लिख ली। मूवमेंट आर्म की कीमत ये आपके सामने आ गई, ये आ गया टोटल मूवमेंट आर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन मूवमेंट आर्म तो ये है और ये है। आइए इनको यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए मालूम क्या करना है, पहली चीज़ तो लिखिए मालूम क्या करना है। मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे जगह वहाँ कम है, आइए लिखते हैं मालूम क्या करना है। एक तो वेट मालूम करना है, इस जगह पे कितना वेट है, हमेशा वेट सेंटर पे होता है। रॉड का वेट कितना था, रॉड का अपना वेट कितना है, और वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ उसने कही थी, इस वेज पे, इस जगह पे रिएक्शन की फोर्स कितनी है। जैसे कि किताब अगर हम उठाए हुए हों हाथ पे, तो भाई वज़न इसका नीचे और मेरा हाथ इसको कौन सी फोर्स दे रहा है, रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड। तो यहाँ वज़न है, यहाँ ये वेज पे रुका हुआ है, तो क्या है, रिएक्शन की फोर्स भी तो यहाँ होगी। रिएक्शन की फोर्स यहाँ से कैसे मिलेगी, रिएक्शन की फोर्स तो यहाँ से मिलेगी, जिस जगह पे, जिस नोकदार चीज़ पे, वेज पे ये खड़ा है, वहाँ से रिएक्शन फोर्स मिलनी है। तो भाई फार्मूलाज मैं लिख देता हूँ। फार्मूलाज हम लगेंगे सेकंड कंडीशन, सम ऑफ टाउ सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये वाला फार्मूला पहले लगेगा, और फिर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सेकंड कंडीशन पहले लगाएंगे, फिर फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। इनसे ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। आइए यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब देखिए टार्क हमेशा किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द होता है। ये रहा फिक्स पॉइंट जिसके गिर्द इस तरफ भी टार्क प्रोड्यूस होना है। अब इसमें कितने टार्क हैं, टार्क देखने के लिए फोर्सेस देखिए, तो फोर्सेस कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, तो टार्क भी कितने हुए, 3।
तीनों के मोमेंट आर्म, तीनों की फोर्सेस मल्टीप्लाई होके जमा किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। यही पढ़ा था, मोमेंट आर्म फोर्स, मोमेंट आर्म फोर्स, मोमेंट आर्म फोर्स समीशन इज इक्वल टू 0। आइए लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास, सबसे पहली टार्क को मैं खोलूँ तो क्या आता है मुझे पता है, टार्क वैसे क्लियर है, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स इज इक्वल टू 0। तो कितनी फोर्सेस हैं, 1 2 3, तो 3 ही मोमेंट आर्म ढूंढिए, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जमा कीजिए और जवाब 0 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो बताइए ज़रा, पहला मोमेंट आर्म कितना है, O से लेके A तक, और फोर्स कितनी है, F। आगे चलिए, दूसरा मोमेंट आर्म, फोर्स भी वही लग रही है, मोमेंट आर्म भी वही है, प्लस O मल्टीप्लाई बाय R। आगे चलिए, अगर इस वाले को पॉजिटिव लिया है तो इस वाले को नेगेटिव लेना पड़ता, अगर इसे नेगेटिव लेंगे तो इस वाली साइड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसका मोमेंट आर्म कितना है, बताइए, क्या लिखूंगा, मोमेंट आर्म कितना है, OG, और फोर्स कितनी है, नेगेटिव लिख लें, चाहे W के साथ नेगेटिव लिखें या यही नेगेटिव लिख लें, -W फोर्स है, ये फोर्स, ये मोमेंट आर्म, ये फोर्स, O मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म बिल्कुल इसके ऊपर ही है, F फोर्स, OA मोमेंट आर्म, इन सब का जवाब किसके बराबर, 0। लाइए कीमतें, OA की कीमत, इसीलिए तो मोमेंट आर्म की कीमतें मालूम की थी, 0.5, फोर्स कितनी, 100, O उसके ऊपर है, मोमेंट आर्म O, रिएक्शन फोर्स, ये रिजल्ट क्या आ गया, 0। मोमेंट आर्म ही नहीं है, फोर्स उसी के ऊपर लग रही है, तो जवाब 0 आ गया। OG की कीमत यहाँ फाइंड की थी 0.25, जबकि साथ में क्या है, W, जो कि मालूम करना था जी। 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 50। 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 50 माइनस 0.25 W इज इक्वल टू 0। माइनस वाली वैल्यू उधर ले जाइए, 0.25 W वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर देगा, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, एंड रिजल्ट ऑफ वेट विल बी, वेट का आंसर आएगा 200, और वेट का यूनिट है न्यूटन, जो कि फोर्स वाला होता है। 200 न्यूटन वज़न है इस रॉड का। आइए अब इसका दूसरा फैक्टर मालूम करते हो। मैंने कहा फोर्स मालूम करनी है, कौन सी, रिएक्शन वाली, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगेगी, सारी फोर्सेस का मजमूआ 0। कितनी फोर्सेस हैं, 1 2 3। अब हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था, अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। अपवर्ड कौन सी है, अपवर्ड तो मैं पहले लिखूँगा, क्या मालूम करना है मुझे, रिएक्शन। कैसे मालूम करूँगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0, कौन कौन सी, R माइनस F माइनस W इज इक्वल टू, माइनस क्यों आया, क्योंकि इनकी सिमत किस तरफ है, डाउनवर्ड। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसकी सिमत है अपवर्ड, 3 ही है, तीनों का मजमूआ 0 आ गया। R मालूम करना है, F और W यहाँ नेगेटिव हो रहे थे, उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, प्लस। F की कीमत खुद दी थी उसे 100, और W की कीमत खुद मालूम की 200, जवाब कितना आ गया 300, और रिएक्शन इज़ अ फोर्स, इसका आंसर क्या आ गया 300। ये रहा रिजल्ट, रिएक्शन फोर्स जो कि वेज पे लग रही है और इसकी हिम्मत किस तरफ है, अपवर्ड। ये सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने रॉड का वेट फाइंड किया, फिर हमने वेज के ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स थी वो कैलकुलेट कर ली। ये दो चीज़ें उसने डिमांड की थी, और यहाँ क्या यूज़ किया हमने, इक्विलिब्रियम की 2 शराइत। पहली शर्त सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0 होती है वैसे तो, और दूसरी शर्त होती है सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि वेट की पहले ज़रूरत थी तो सेकंड कंडीशन से निकला, और फोर्स की ज़रूरत थी तो वो रिएक्शन फोर्स तो वो फर्स्ट कंडीशन से निकला। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।